गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने घोरी के साम्राज्य को सुरक्षित और व्यवस्थित करके रखा और आगे के उत्तराधिकारियों के लिए उसे बचा कर रखा। और इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है, बताए थे कि किस तरह से चौगान खेलने के दौरान लाहौर में घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद चूंकि उसने कोई ऐसा उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, जिस कारण से उसका जो बेटा रहता है जिसका नाम रहता है आराम शाह, वह गद्दी पर बैठता है। और चूंकि ये लाहौर में ही ये रहता है, इस कारण से इसने लाहौर में ही अपनी गद्दी हासिल कर ली। लेकिन क्या होता है कि आराम शाह शुरू से ही अयोग्य नकारा शासक था, जिस कारण से वहाँ भी जितने भी सूबेदार थे और जितने भी अन्य शासक थे वो इसे वास्तविक शासक नहीं मान रहे। और इस कारण से क्या हुआ कि जगह जगह जो है सूबेदार स्वतंत्र होने लगे और अपने अलग राज्य की स्थापना करनी शुरू कर दी। इस कारण से पूरे साम्राज्य में जो एक प्रकार से अव्यवस्था का दौर आ गया। और इस कारण से देखते हैं कि ग्वालियर, रणथंभौर आदि जो क्षेत्र है ये स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उसके जो दरबारी रहते हैं वो भी इसे खफा खाने लगते हैं। और तब तक वहाँ जो इल्तुतमिश था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, इसने क्या किया कि इसे जो है दरबारी कहते हैं कि आप आगे आइए और यहाँ का शासन व्यवस्था आप देखिए। तो एक तरफ जहाँ हम देख रहे हैं कि लाहौर में इसने अपनी ताजपोशी कर ली, लेकिन जैसे ही दरबारियों ने इल्तुतमिश को आगे आने को कहा तो इल्तुतमिश तुरंत तैयार हो गया और इसने क्या हुआ, दिल्ली में इसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। जैसे ही दिल्ली में सत्ता स्थापित कर ली, इधर लाहौर में आराम शाह बैठा हुआ था। इसके बाद दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। अंत में दोनों के बीच में संघर्ष होता है और संघर्ष में आराम शाह को इल्तुतमिश जो है हत्या कर देता है और एक प्रकार से दिल्ली की गद्दी पर यह आसीन हो जाता है। तो अब जो है 1210 से लेकर 36 तक का काल जो होता है इल्तुतमिश का काल होता है। इस दौरान चूंकि जैसे ही इसको सत्ता मिली थी, ये सत्ता पूरी तरह से अव्यवस्थित थी और इस कारण से चूंकि ऐबक की मौत के बाद जो है वहाँ के दरबारियों ने, अन्य सूबेदारों ने जो है अलग अलग सत्ता की स्थापना कर ली, स्वतंत्र हो गए दिल्ली सल्तनत से। तो वैसी स्थिति में इल्तुतमिश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि उन सब को, उनके जितने भी अन्य सूबेदार थे, इन सबों को नियंत्रित करना और भी बहुत सारे जितने भी शासक थे उनको एक करना या उनको अपने अधीन लाना, ये बड़ी बड़ी चुनौती थी इल्तुतमिश के सामने। तो इसने क्या किया कि बहुत ही साहस से और पराक्रम से काम किया। और इसने क्या किया, सबसे पहले इसने जो है अपने विरोधी, खास करके सिंध के कुबाचा और गजनी के यालदौज, है ना, इसके बहुत बड़े विरोधी थे। इन दोनों को पहले निपटने की सोची। लेकिन इधर जो है बंगाल में भी अली मर्दान का शासन था, इसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। लेकिन इन सबों के बीच में उसने जो पहला काम किया, उसने जो पहले जो उसके विरोधी थे, जो सूबेदार थे कुतुबी और मुइजी, ये दो सूबेदार थे, उन सूबेदारों पर पहले हमला बोला और दिल्ली के पास इनको जबरदस्त शिकस्त दी और शिकस्त देकर इनको अपने बस में किया। दूसरा, इसने सबसे बड़ा काम किया कि गजनी का जो यलदौज था, इसने क्या किया था कि कुबाचा को हराकर वहां पर पंजाब पे जाकर के कब्जा कर लिया। कौन? गजनी का यलदौज। तो वैसी स्थिति में फिर इल्तुतमिश के सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हो गई कि इसको किस तरह से दबाया जाए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि तराइन का एक तीसरा युद्ध होता है। तराइन का हम लोग 2 युद्ध पढ़ चुके कि 1191 में जो हुआ था वो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी। 1192 में जो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच दोबारा हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज हार गया था, उसको मार डाला गया था। और तीसरी बार एक बार फिर तराइन का युद्ध होता है 1215 ईस्वी में। यह इल्तुतमिश जो है यालदौज से लड़ता है। यालदौज जो होता है वह गजनी का शासक रहता है, उससे युद्ध होता है तराइन के मैदान में और इसमें उसको इल्तुतमिश ने यालदौज को शिकस्त दी और उसे अधीनता स्वीकार करने को विवश किया। इसके बाद क्या होता है 1217 ईस्वी में
कुबाचा को जो है पराक्रमण करता है। दो ही प्रतिद्वंदी थे इस समय उसके, एक गजनी का याल्दौज और ये सिंध का कुबाचा। तो इन दोनों को इसने ये कहता है नियंत्रण में लाने के लिए 2 बार इस पर हमला करता है। पहले 17 में करता है, तो 17 को तो किसी में हमला करके इसे पंजाब से बाहर निकालता है, लेकिन फिर जो है 1227 में फिर आक्रमण करके इसको हमला करता है, उसे हराता है। लेकिन इसमें वो भागने के क्रम में सिंधु नदी में डूबकर कुबाचा की मौत हो जाती है। इस प्रकार से इसका 2 प्रतिद्वंदी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, एक याल्दौज और दूसरा कुबाचा। इसके बाद इल्तुतमिश क्या करता है कि 1220 में बंगाल और बिहार पर आक्रमण करता है, और वहां पर ये शासक था गयासुद्दीन खिलजी, उसको अधीनता स्वीकारने पर विवश करता है। लेकिन जैसे ही वह उनको जीत करके बाहर निकलता है, फिर से एक बार इसे सत्ता स्थापित कर लेता है। तो इसके बाद अपने पुत्र को भेजता है वहां पर, और इसके बाद उसमें युद्ध होता है, और अंत में युद्ध में फिर उसकी शिकस्त आती है, और इस प्रकार से फिर वह जो है उसकी इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार लेता है। इस तरह से बंगाल पर, बिहार पर इसने नियंत्रण स्थापित किया। 1231 इसमें ग्वालियर के राजा मंगल देव पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि पूरी तरह से 11 महीने तक संघर्ष के बाद जाकर के 1232 ईस्वी में ग्वालियर पे इल्तुतमिश का कब्जा हो पाता है। इसके बाद जो अगला उसका जो कदम रहता है, 1235 इसमें मालवा जीतता है, उज्जैन जीतता है, रणथंभौर जीतता है, मांडू जीतता है। इन सारे क्षेत्रों पर एक प्रकार से नियंत्रण और जीत हासिल करने के बाद एक पूरी तरह से बड़ा साम्राज्य इल्तुतमिश खड़ा करता है। और इस प्रकार से कहा जाता है कि इसी कारण से इसे जो है इसने क्या किया, 1229 ईस्वी में यह खलीफा से खिल्लत का पद प्राप्त करता है, और इसके बाद यह सुल्तान की पदवी धारण करता है, सुल्तान बनता है। और इस प्रकार से पूरे इसीलिए कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो है वह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों पर जीत हासिल करने के बाद इसने एक सत्ता स्थापित की। अब जरा सा इल्तुतमिश के पर्सनल ये के बारे में पढ़ ले हम लोग थोड़ा सा। तो इल्तुतमिश जो था वह इलवरी जनजाति का था, ठीक है। इसे 1 लाख जीतल में ऐबक ने खरीदा था, ठीक है। इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। गुलामों का गुलाम इसलिए कहते हैं कि पहले इल्तुतमिश जो था वह गोरी का गुलाम था, फिर गोरी से यह ऐबक का गुलाम हो गया, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और इसीलिए कभी कभी सवाल भी इससे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो यह इल्तुतमिश ही था। और जब वह शासक जब दिल्ली पर वह शासक स्थापित करता है, उस समय जो था वह बदायूं का इक्तेदार रहता था, ठीक है। तो इस प्रकार से इससे सवाल आते हैं, इन सवालों को भी हम लोग जानते हैं। तो एक और काम जो इन सब क्षेत्रों पर विजय स्थापित करने के बाद इल्तुतमिश ने एक और बड़ी सफलता प्राप्त की थी, मंगोल नेता चंगेज खान। इस पर भी एक सवाल आता है कि किस शासक के काल में यह मंगोल नेता चंगेज खान का आक्रमण होता है। तो ये चंगेज खान जो था वह पूरी तरह से इसे भारत पर नियंत्रण या भारत पर आक्रमण से रोकने रखने में इल्तुतमिश ने सफलता स्थापित की, और इस कारण से इसे जाना जाता है। क्योंकि ये चंगेज खान जो था वह भारत तक प्रवेश नहीं करता है, वो भारत के बॉर्डर तक आके वापस लौट जाता है। ये बड़ी उपलब्धि होती है। नहीं तो अगर भारत पर यह आक्रमण कर देता तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ये प्रचार हो जाता, और यहाँ पर जो है वह पूरी तरह से भारत के साम्राज्य पर भी संकट खड़ा हो जाता। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश में ये सारे कार्य। इल्तुतमिश के साथ साथ एक और भी चीज जुड़ी है कि इल्तुतमिश ने बहुत सारे प्रशासकीय कार्य भी किए। आर्थिक उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी थी इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने का। सब ये भी सवाल आता है, इक्ता प्रथा किसने शुरू किया? तो इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा शुरू की थी। इसके अलावा
शुद्ध अरबी सिक्के इसने चलाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। चांदी का टका जो कि 175 ग्राम का होता था इसने चलाया। तांबे का जितल चलाया और साथ साथ इसने टकसाल का नाम भी सिक्के पर खुदवाने की प्रथा आरंभ की। तो ये सब चीज़ों से सवाल आते हैं कि चांदी का टका चलाने वाला कौन सा शासक था, तांबे का जितल चलाने वाला कौन सा शासक था, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए। ये सारे कार्य इल्तुतमिश ने किए। इल्तुतमिश ने एक और काम किया था अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित और सही ढंग से स्थापित करने के लिए। इसने एक तुर्की चहलगानी एक दल था, 40 सरदारों का एक दल था जिसे उसने स्थापित किया था। और ये सरदार ये पूरी तरह से उसकी सुरक्षा व्यवस्था में, उसके साम्राज्य विस्तार में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो ये इस तरह से इल्तुतमिश ने पूरे साम्राज्य को एक सुव्यवस्थित और बृहद साम्राज्य के रूप में खड़ा कर दिया और इसी कारण से इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने यही कार्य नहीं किए बल्कि इसने बहुत सारे निर्माण कार्य भी किए और खास करके जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें, सुल्तान गदी का मकबरा बनाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। यह कहा जाता है कि यह सुल्तान गदी का मकबरा तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया पहला मकबरा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान गदी का जो मकबरा होता है वह अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में इल्तुतमिश बनाता है। ठीक है, इसके बाद उसने एक अतारकिन का दरवाजा जो नागौर में बना हुआ है, इसको बनाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। कहा जाता है कि इसी दरवाजे से प्रेरित होकर जो है अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। एक और उसकी कृति जो महत्वपूर्ण है वह है हौज शमसी, जिसे स्थापित किया था बंगायू में। इसको भी बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। इसके बाद जो सबसे प्रमुख जो रहा बाद में वह इल्तुतमिश का अपना खुद का मकबरा, जो कहा जाता है कि ये स्क्रिच शैली में बना हुआ ये पहला मकबरा है। इन सारे तथ्यों से हमेशा सवाल पूछे जाते रहे हैं कि सुल्तान गदी का मकबरा किसने बनाया, अतारकिन का दरवाजा किसने बनाया, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ किस शैली का बना हुआ है, इनसे सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने जो एक पूरे साम्राज्य की स्थापना की और एक सुव्यवस्थित ढंग से एक साम्राज्य को खड़ा किया और ये सारे कार्य किए। इन सब कार्यों से इल्तुतमिश भारत के गुलाम वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग आगे के शासकों के बारे में, गुलाम वंश में और भी शासक हुए, जो सबसे जो महत्वपूर्ण शासक था बलबन था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले इल्तुतमिश की पुत्री जो थी वो रजिया सुल्तान थी, जो पहली महिला शासक थी, इसके बारे में जानेंगे लेकिन अगले क्लास में। तो आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं इल्तुतमिश तक ही, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिए।